स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस चैनल पर। मेरा नेम है रचा। चलिए, तो कुछ टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे बताया था कि क्यों रीजन से क्लासेस नहीं हो रही थी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब जो बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले हमारा सारा ये जो क्रैश कोर्स है पॉलिटी का, उसमें आपका सारा सिलेबस पॉलिटी का हम रिवीजन कोर्सेज के थ्रू आपका कंप्लीट करवा देंगे। एग्जाम आपका 27 को है, तो कोशिश ये रहेगी कि डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने हमारा डिस्कशन नागरिकता तक का था, हमने नागरिकता पूरा डिस्कस कर लिया था। अब आज से जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके आज के लेक्चर में कोशिश ये रहेगी कि काफी सारा डिस्कशंस हो जाए। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में पाए जाते हैं, भाग 3, क्योंकि चूंकि हमारे ये कोर्सेस स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग है, तो स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है, तो हमें उसे भी ध्यान में रखकर करना है। आर्टिकल्स पूछ लिए जाएं अगर एग्जाम में कि भाग 3 में कितने से कितने आर्टिकल तक होते हैं, तो आर्टिकल आपके 12 to 35 होते हैं। यहाँ पे याद रखना है, मौलिक अधिकार भाग 3 में पाए जाते हैं, आर्टिकल 12 to 35। आखिर मौलिक अधिकार होता क्या? अगर पहले हम अधिकार की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार तो आपने सुना, लेकिन अधिकार आखिर होते क्या है? जैसे हम कह देते हैं कि इस चीज पर मेरा अधिकार है, फला चीज पर मेरा अधिकार है और ढेका चीज पर मेरा अधिकार है। तो ये अधिकार आखिर होते क्या है? कुछ ऐसे आपको राइट्स जो है वो नेचुरली मिले हुए हैं, कुछ राइट्स आप अपने मम्मी पापा से क्लेम करते हैं, कुछ राइट्स आप सोसाइटी से क्लेम करते हैं। तो ऐसे राइट्स या कुछ ऐसी बातें जो हम समाज से क्लेम करें और वो स्वीकार कर ली जाए, तो वो हमारा राइट बन जाता है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा से चॉकलेट मांगता है, अब उसके मम्मी पापा से उसने चॉकलेट मांगी, वो 2 रुपीज जितने की भी थी, अब उसके मम्मी पापा ने उसे दिला दिया, तो उसने राइट समझ लिया, अब वो बार बार मांगने लगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो बच्चे ने चॉकलेट मांगी, कल को आप वो पड़ोसी से भी मांगे तो वो पड़ोसी भी दे। तो यहाँ पे ये क्या था कि ये आपका चॉकलेट वाला जो अधिकार था वो आप अपने मम्मी पापा पे क्लेम कर सकते हैं, मम्मी पापा आपके देंगे। जरूरी नहीं है कि बाजू वाले अंकल भी आपको दें। सेम ऐसे बहुत सारे अधिकार होते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर देता है, जिसमें डायरेक्टली हमारे पैदा होते ही कोई और वो राइट्स हमें नहीं देता, वो हमें डायरेक्टली नेचुरल ही मिल जाते हैं। कुछ जो है वो हमें लेने पड़ते हैं। तो अब जैसे एक राइट की बात करते हैं, मानवाधिकार। मानवाधिकार, यहाँ पे अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट 1948 में आया था। फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस ने इसे डिस्कवर किया था, इस वर्ड को, मानवाधिकार। तो पहली बार मानवाधिकार की घोषणा जो की गई थी वो 1948 में यूएन में की गई थी। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जिनमें व्यक्ति जो है वो अपने भौतिक विकास के लिए भी और नैतिक विकास के लिए, किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब भारत में अधिकारों की बात करें तो भारत में जो अधिकार है वो 4 टाइप्स के अधिकार पाए जाते हैं। अब 4 टाइप के अधिकार कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला होता है मौलिक अधिकार, उसके बाद है संवैधानिक अधिकार, पहला अधिकार हो गया। दूसरा अधिकार है संवैधानिक, उसके बाद तीसरा हो गया कानूनी अधिकार, कानूनी, इसे विधिक भी कहा जाता है और सांविधिक भी कहा जाता है। चौथी प्रकार का जो अधिकार है वो है मानव अधिकार, जिसकी बात अभी हमने की। मानव अधिकार 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। ये 4 टाइप के अधिकार होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। ये मौलिक अधिकार जो है
ये हमारे संविधान के भाग 3 में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं संवैधानिक अधिकार। ये संवैधानिक अधिकार जो हैं, ये संविधान में भाग 3 के बाहर पाए जाते हैं। यानी जो संवैधानिक अधिकार हमारे होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पाए जाते हैं, लेकिन भाग 3 के बाहर पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए संपत्ति का अधिकार। पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, अभी हम आगे की कहानी इस पर देखेंगे। तो संपत्ति का अधिकार हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 300 ए में आता है। उसके बाद आ जाते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? जो हमारी संसद के द्वारा या फिर विधायिका के द्वारा हमें दिए जाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लॉज, कानूनी अधिकार हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो चीजें तो उस टाइम पे भी थी, लेकिन बहुत सारी नहीं थी, बाद में डेवलप हुई। तो जैसे कि कह सकते हैं कि लॉ बनाया गया, तो उसके लिए मातृत्व अधिकार के लिए कि माता को अगर उसका बेबी होता है तो उसे अवकाश दिया जाना चाहिए, वो अवकाश ले सकती है। बहुत सारे ऐसे लीव्स होती हैं। तो ये जो अधिकार है, ये हमारे कानूनी अधिकार होते हैं, जिसे अगर हमें जरूरत पड़े या जब हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, और ये हमारी संसद या विधायिका के द्वारा दिए जाते हैं। उसके अलावा मानव अधिकार होते हैं। मानव अधिकार जो होते हैं वो हर मनुष्य होने के नाते जो है वो मिल जाते हैं, जिन्हें हम नेचुरल राइट्स भी कह सकते हैं। अब मानव अधिकारों की विशेषताएं वगैरह भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मानव अधिकार जो है ये 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप के। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बिहार पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है, वैसे याद होंगी। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सभी को समान रूप से अधिकार है, हर कार्य करने का सभी को समान अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में आते हैं। आपको आर्टिकल याद रखना है। उसके बाद आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा देश जो है वो 1947 में ही आजाद हो चुका है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 टू 22, इसमें एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक में पूछा जाता है? आर्टिकल नंबर 14 टू 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 टू 22। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 23 टू 27। उसके बाद आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को अपना धर्म, अपनी मान्यताएं फॉलो करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर ये 25 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 टू 25। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 टू 28। उसके बाद आ जाता है सांस्कृतिक संरक्षण। सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण आता है आर्टिकल नंबर 29 टू 30। और एक आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बार बार कहती हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट आ जाता है लास्ट टाइप संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार ये जो है आर्टिकल नंबर हमारे 32 में आता था। पहले जो संवैधानिक अधिकार आते थे वो आर्टिकल नंबर 31 और 32 थे, लेकिन यहाँ पे ओनली जो आर्टिकल है संवैधानिक अधिकार वो हमारा 32 है। तो आखिर ये 31 यहाँ से कहाँ गोल हो गया, कहाँ गया ये 31? एक्चुअल में जो आर्टिकल नंबर 31 था वो था संपत्ति का अधिकार। तो फिर इसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए संपत्ति का अधिकार, लेकिन फिर इसे फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया? आखिर क्या रीजन रहा होगा कि संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया?
तो होता क्या था कि लोगों के पास जो संपत्ति होती थी, मान लीजिए कि किसी रोड वगैरह का निर्माण हो रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट वर्क हो रहा है और किसी के बीच में संपत्ति है, वो संपत्ति जो है बीच में आ रही है, वर्क नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होने के कारण लोग जो थे वो संपत्ति को नहीं देते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो संपत्ति लेती थी, लेकिन उसका जितना भी वैल्यू होता था मार्केट में वो वैल्यू दे दी जाती थी। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि वो संपत्ति गवर्नमेंट हथिया लेती थी, उसकी वैल्यू दी जाती थी। तो लोग जो थे वो कोर्ट पहुंच जाते थे और काफी प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसीलिए एक एक्ट पास किया गया 42वें संविधान संशोधन के सॉरी 44वें संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 44वें इसे हिंदी में मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ये है संविधान संशोधन। तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसे क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार। ये जो था इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किसमें रखा गया, संपत्ति के अधिकार जो पहले आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था, इसे उठा के रख दिया गया आर्टिकल नंबर 300A में, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो आर्टिकल नंबर 31, अब उसमें हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 31 जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और इसे किसके थ्रू अमेंडमेंट किया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये तो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे 6 टाइप के। अब कुछ इनमें से ऐसे अधिकार जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो सिर्फ किसे प्राप्त है, इंडियंस को प्राप्त है। तो वो भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और अदर लोगों को प्राप्त नहीं है, तो हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 में है क्या, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। यानी अगर इंडियन नागरिक हैं तो उनके साथ आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। यानी जो आपकी गवर्नमेंट नौकरी होंगी, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें सभी को समान अवसर की बात करता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू एक्सप्रेस। आपके मन में कोई बात है या आप किसी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो उसका भी आपको बिल्कुल फ्रीडम है, आप कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो है ये सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देते हैं। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये ऐसे राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब इसमें से क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है, या फिर कौन सा प्राप्त है, या फिर ये इनमें मेन बातें जो है वो भी दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 एंड 30 में क्या है। तो इस टाइप से काफी सारी चीजें हैं, उन्हें आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अपने समानता के अधिकार पर। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई जो हमने डिस्कस किया। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में है। अब डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 14 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आर्टिकल नंबर 14 कहता क्या है, चलते हैं आर्टिकल नंबर 14 की तरफ और नजर डालते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, भारत के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इतनी बातें कहता है, क्या कहता है कि भारत के सभी व्यक्तियों का कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अब कानूनों के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि जो भी
यहाँ तो पहले मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब सॉरी, यहाँ पे जो भी इंडियन नागरिक होंगे, उन सभी को हमारे कानून में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, उनमें सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी चीजें क्या है प्रोवाइड की जाएंगी। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अब आर्टिकल नंबर 15 में देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 15 क्या है। आर्टिकल नंबर 15 में सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ये जो है ये सिर्फ आपको आर्टिकल नंबर 15 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला पॉइंट ही आ जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। अब आखिर आर्टिकल नंबर 15 कहता क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त कह दिया, लेकिन राज्य जो होगा, इस आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि राज्य जो होगा वो अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। ये तो कह दिया गया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थल है। अब मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जो है ये एक सार्वजनिक स्थल है, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई आपका पर्सनल नहीं है। जो गवर्नमेंट के द्वारा कुएं बनवाए जाते हैं वो सार्वजनिक होते हैं। अगर आपने वो कुआं गांव में पर्सनली खुदवाया है, अपने पैसे से खुदवाया, तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं कि आप अपने इस पड़ोसी को पानी नहीं लेने देंगे या फिर लेने देंगे, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो कुआं जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा खुदवाया गया है, तो उसमें आप अपना अधिकार नहीं जता सकते। तो वो हो गया सार्वजनिक स्तर पे। सार्वजनिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद कैसे हैं? महिलाएं और बच्चों के लिए राज्य जो है वो थोड़ा अलग से कानून बना सकता है। अब कैसे अलग से? एक बस है, बस में तो कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही होगा। अब उस बस में जब आप ट्रैवल करते हैं तो दिव्यांग जनों के लिए भी सीट आरक्षित होती है, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित होती है। तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि राज्य ने क्या किया है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। तो महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य जो है वो अलग कानून बना सकता है। ये हमारे आता है आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3। ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य जो है वो कानून बना सकता है। उसके अलावा एससी एसटी के लिए अलग कानून बना सकता है। राज्य सरकार जो है एससी एसटी के लिए भी अलग से कानून बना सकता है, क्योंकि समाज में ये जो है इनके साथ आप काफी बार देखेंगे कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो उस भेदभाव को कम करने के लिए या समाज में सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज में सभी इक्वल हो सके, तो उसके लिए राज्य जो है वो कभी कभी भेदभाव कर सकता है। उसके अलावा राज्य सरकार के अधीन जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें भी आरक्षण दिया जा सकता है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 कहता है। 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि सरकार के अधीन जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों पर राज्य जो है वो कुछ अलग प्रोविजंस दे सकता है। उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 93वां संविधान संशोधन 2005 में, जिसमें ये कहा गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे
कुछ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थी या कुछ कॉलेज थे, वो उनमें वो जो है उसमें एक आरक्षण की बात कही जाती है, एक परसेंटेज तय कर दिया जाता है कि हम जो है ये इस समाज के, सोसाइटी के या धर्म के लोग जो है वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम उनको ज्यादा प्रोविजंस देंगे। तो लोग क्या करने लगे, क्लेम करने लगे कि नहीं ये चीजें जो हैं वो गलत है। अभी काफी टाइम पहले, कुछ टाइम तो नहीं लेकिन काफी टाइम पहले, अगर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में देखा हो, यूनिवर्सिटी में विवाद हो रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे, नेता कह रहे थे कि नहीं उसमें भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 93rd अमेंडमेंट 2005 में ये कहा गया कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, वो भी प्राइवेट संस्थानों में। अब प्राइवेट संस्थान जैसे जिन्हें गवर्नमेंट फंड नहीं करती, लोगों ने वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का उससे क्या है कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस हैं, तो इनमें भी किन्हें किन्हें दिया जा सकता है, ओबीसी, एससी और एसटी। तो अब ये जैसे कि मान लीजिए कि ये लोग जो हैं ये पिछड़े हुए हैं, तो इन्हें भी क्या है आरक्षण दिया जा सकता है। ये तो 2005 का एक्ट था, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन। अब 103वां संविधान संशोधन में ये कहा गया, एक टर्म यहाँ पे आप लोगों ने सुना हुआ, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो एक ईडब्ल्यूएस जो है ये कौन है, ये अगड़ी जाति है। तो इसमें अगड़ी जातियों को भी क्या किया गया, प्रावधान दिया गया कि इन्हें भी 10% आरक्षण दिया जा सकता है। और ये किसमें जोड़ा गया था, हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि 103वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था वो किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 में जोड़ा गया है। ये एक तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगली जातियों को या फिर डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में अगड़ी जातियों को भी 10% का आरक्षण दिया जा सकता है, इवन दिया भी जाने लगा है। अब आप फॉर्म में देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी होता है, अगड़ी जातियां, तो इनमें भी 10% शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये था आर्टिकल नंबर 15। इससे रिलेटेड अगर किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स होंगे, उन नोट्स को भी आप ध्यान में रख के एक बार रीड करिएगा, दोबारा सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 16 आखिर क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां होंगी, राज्य के अधीन यानी वही आपकी सरकारी नौकरी हो गई, तो उनमें राज्य के अधीन जो सरकारी नौकरी होंगी उसमें राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने अगर नोटिस की हो, उद्भव और निवास स्थान, तो निवास यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल नंबर 15 में आपने देखा हो, तो आर्टिकल नंबर 15 में ये कहा गया था कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग स्थान या फिर मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो नए वर्ड्स हैं ये उद्भव है, तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शब्द है आर्टिकल 16 में जो आर्टिकल 15 में नहीं है। अब इसके भी कुछ अपवाद है, आर्टिकल नंबर 16 के भी। अब अपवाद क्या क्या है, अब जैसे हर जगह जो है वो निवास स्थान मांगा जाता है,
तो सरकारी नौकरियों में निवास स्थान को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 कहता है। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 ये कहता है कि कुछ जगहों कुछ सरकारी नौकरियों में निवास स्थान को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। अब क्यों आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 16 तो ये कहता है कि निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे निवास स्थान को आरक्षण के तहत लेकर आया जा रहा है। अब कैसे? मान लीजिए कि जो विलेज लेवल की नौकरी होती है या तहसील लेवल की आप कह सकते हैं, पटवारी वगैरह कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि एमपी में कोई विलेज है, अब वहां का पटवारी है। एमपी की लैंग्वेज आप देखेंगे तो वो जो है वो अलग आपको मिलेगी। वहीं कोई केरला का व्यक्ति है और केरला का व्यक्ति जो है वो पटवारी का फॉर्म भरता है। अब केरला के व्यक्ति को तो मलयालम आती है ना, एमपी में एमपी में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उसे नहीं आती है। अब पटवारी जो होगा वो रीजनल लेवल पे जाएगा, गांव के लोगों से बात करेगा, उनमें उनमें जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को सुनेगा, वहां के लोगों को समझेगा, क्योंकि वो वहीं का व्यक्ति है, वो वहां की समस्याएं ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 में ये बात रखी गई कि निवास स्थान को सरकारी नौकरियों में कभी-कभी आरक्षण का हिस्सा बनाया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा राज्य पे कि किस किस यहाँ पे जैसे आप सरकारी नौकरियां आती हैं जो राज्य के अधीन बहुत सारी जो नौकरियां होती हैं, उसमें ये राज्य तय करता है कि कौन सी नौकरियां हैं, कौन कौन से लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कितने परसेंट बाहर वालों को आरक्षण दिया जाएगा, कितने परसेंट लोगों को लिया जाएगा, कितने परसेंट वहीं के रीजनल लोगों को लिया जाएगा, तो ये तय किया जा सकता है। साथ ही में आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि ओबीसी, एससी और एसटी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार के अधीन जो नौकरियां होंगी, ये अपवाद है, ये सारे याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 16 की अपवाद हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा धार्मिक संस्थानों में धार्मिक व्यक्ति ही कार्य करेगा, ये बात भी गई। अब बहुत सारे धार्मिक संस्थान थे तो लोग क्लेम करने लगे कि हम क्यों नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि वैकेंसी जो है वो संस्कृत के लिए ही है, आपको संस्कृत नहीं आती तो आप कैसे वर्क करेंगे, या फिर कोई ऐसी कंडीशंस है जो आप फुलफिल नहीं करते हैं तो वो वर्क आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे धार्मिक संस्थानों के लिए भी कह दिया गया, ये फिक्स कर दिया गया कि धार्मिक व्यक्ति ही कार्य करेगा। तो अगर कोई भी धार्मिक संस्थान है उसमें किसी और व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता, सिर्फ वो धार्मिक व्यक्ति ही वहां पर कार्य करेगा। धार्मिक संस्थान में धार्मिक व्यक्ति कार्य करेगा। ये यहाँ तक की कहानी हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही में इसमें एक और नई बात है जो कि है 10% के आरक्षण की। 10% आरक्षण दिया जा सकता है, इसे दिया जा सकता है ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस जो है उसका आपके पास जैसे गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं तो उसमें आपके पास या फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो 10% के आरक्षण की भी बात करता है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 16। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 17 बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 17 में क्या बात कही गई है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अस्पृश्यता का अंत, एक एक्ट आया था एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसमें ये बात कही गई थी। एट्रोसिटीज एक्ट कब आया था? 1989 में आया था। उसमें ये बात कही गई थी, अस्पृश्यता के अंत की जो बात थी वो आर्टिकल नंबर 17 में कही जाती है, और एक्ट जो था वो 1989 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 18।
आर्टिकल नंबर 18 जो है ये उपाधियों के अंत की बात करता है। अब ये उपाधियों के अंत की बात क्यों करता है, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि उपाधियों के अंत की तो बात करता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल नंबर 18 के कुछ अपवाद हैं। अब वो अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद जो है, एक केस आता है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 का केस था। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये केस इंपॉर्टेंट है, बालाजी राघवन बनाम भारत सिंह यानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब का केस था? 1996 का केस था। इसमें क्या कहा गया था कि सम्मान जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उपाधियां गलत है। अब लोग क्या करते थे, पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो शहंशाह और वगैरह वगैरह टाइप की उपाधियां ले लेते थे। अब वो उपाधियां, अब यहाँ पे उपाधियों को गलत क्यों बताया गया? क्योंकि उपाधियां जो है ये समाज में डिफरेंस क्रिएट करती थी। पहले के लोग, अब जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, किसी से बहुत ज्यादा खुश हो गए तो उसे राय नाम दे दिया गया या अलग अलग उपाधियां दे दी गई। इससे समाज में एक गैप होता था। लोग जिनके पास उपाधियां होती थी वो उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाते थे, या फिर समाज में अपने आप को सुप्रीम शो करने की कोशिश करते थे, जिससे समाज में एक गैप नजर आता था। एक एक अलग वर्ग और एक अलग वर्ग, जैसे आप इसमें काफी बड़ा डिफरेंस कह सकते थे कि यहाँ पे जिसके पास उपाधियां वगैरह होती थी वो रूल करने की कोशिश करने लगे पीपल्स को, जिसमें काफी ज्यादा देखा गया कि गलत है। तो बालाजी राघवन केस में ये कहा गया कि सम्मान जो है वो सही होंगे, सम्मान जो है वो सही होंगे, लेकिन उपाधि गलत है। अब आप कल को अगर कोई आपको डॉक्टर वगैरह लगाए दिख जाए ना, तो उसे ये मत कहना कि इसने ये उपाधि धारण की। यहाँ पे जो एजुकेशनल, इसका अपवाद ये है कि जो एजुकेशनल होंगी वो आप उनके नाम के आगे, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी ने डॉक्टरी कर ली तो वो तो डॉक्टर लगाते ही है, उसके अलावा किसी ने पीएचडी कर ली तो वो भी डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और नेम के आगे जो एजुकेशनल टाइटल्स हैं, जैसे इंजीनियर, पहले के टाइम पीरियड में, आज से आप 10 से 15 साल देखिए तो कोई इंजीनियरिंग करता था तो एक बहुत स्टेटस सिंबल समझा जाता था, लेकिन आज तो इतने सारे इंजीनियर्स हो गए तो वो खुद भी नहीं लगाते हैं अपने नाम के आगे, लेकिन आप डॉक्टर कह सकते हैं। तो जो भी एजुकेशनल उपाधियां हैं वो बिल्कुल लगाई जा सकती हैं। ये आर्टिकल नंबर 18 का अपवाद है। तो ये थी आज के लेक्चर की कहानी, जिसमें हमने आज के जो सेशन में पूरा डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है समानता का अधिकार। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार और भी जो आगे का अधिकार है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, कल आर्टिकल नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। और मैं कहती नहीं हूँ तो राम आईएएस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और इन लेक्चर्स को तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर ही दिया करिए। जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उसमें भी इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें डिस्कस की गई हैं। वैसे तो पॉलिटी के सेक्शन पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कुछ बिहार के उसका कलेक्शंस हैं, तो बिहार पीसीएस जो भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।